खास बुलेटिन आज का अखबार में। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा है और आपके काम की हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज का अखबार। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के अखबार में पहली और बड़ी खबर की। गोरखपुर के बाद अब बलरामपुर को पीएम की बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां वो सरयू नहर के राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं इस परियोजना से बहराइच से गोरखपुर को जोड़ने वाले 9 जिलों में फायदा होगा। पीएमओ ने एक बयान में बताया कि पीएम मोदी बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में काम शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक ये परियोजना कभी पूरी नहीं हुई। खर्च बढ़ गया और लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। जो परियोजना 4 दशक से अधूरी थी, उसे 4 साल में पूरा किया गया है। तो आपको बता दें कि गोरखपुर को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बड़ी सौगात को गोरखपुर वासियों को सौंपेंगे। ऐसे में गोरखपुर वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है और ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि 4 दशक से ये परियोजना जो है वो अधूरी थी और अब 4 साल में इसको किया जाएगा शुरू। तो ऐसे में गोरखपुर वासियों के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। 9,800 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना जो है वो बनने जा रही है। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आपको जानकर हैरानी होगी और ऐसे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से काफी समय से ये जो परियोजना है वो अटकी हुई थी और अब जाकर 4 साल में ये जो कार्य है ये पूरा किया गया है। इस परियोजना से गोरखपुर वासियों को काफी लाभ मिलेगा, काफी फायदा होगा। तो बलरामपुर को पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देंगे। ऐसे में आज का दिन गोरखपुर वासियों के लिए बेहद खास माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर ट्वीट करके ये जानकारी दी कि किस तरीके से आज का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा और साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो परियोजना है ये वहां के वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और उनके भविष्य के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे दशकों तक ये जो परियोजना है अधर में लटकी रही, लेकिन इसके लिए काम नहीं हो पाया, इसमें तेजी नहीं हो पाई। ऐसे में अब जाकर 4 साल में इस परियोजना को पूरा किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को काफी लाभ होगा। क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा इससे पहुंचने वाला है और साथ ही साथ आम जनता को भी इससे फायदा होगा। क्षेत्र का विकास होगा, भविष्य में सुधार होगा और ये महत्वपूर्ण खबर आपके सामने। गोरखपुर के बाद अब बलरामपुर को पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां वो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं इस परियोजना से बहराइच से गोरखपुर को जोड़ने वाले 9 जिलों को फायदा होगा। पीएमओ ने एक बयान में बताया कि पीएम मोदी बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में काम शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक ये परियोजना अधर में लटकी रही, अब जाकर ये पूरी हुई है।
वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत किसान आज से अपने घर वापस लौटना शुरू हो गए। किसानों ने बॉर्डर से अपने तंबू हटाना शुरू कर दिए। वहीं किसान आज विजय दिवस भी मना रहे हैं। किसानों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि आगामी 15 दिसंबर को किसान नेता अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेकेंगे और 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा फिर बैठक करेगा। सिंघू बॉर्डर घर वापसी में जुटे किसान, आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से एसकेएम की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि अब आंदोलन जो है वो स्थगित किया जाएगा और इसी के चलते जो तमाम मांगे थी किसानों की, उस पर सरकार का भी नरम रुख देखने को मिला और चेहरे जो है किसानों के खिले हुए हैं और खुशी खुशी अब वो घर वापसी के लिए उन्होंने हामी भरी है और अब वो खुशी खुशी घर वापसी के लिए तैयार हुए हैं। जश्न का माहौल है सरहदों पर। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ जो किसान हैं वो अब अपनी घर वापसी कर रहे हैं। काफी लंबा समय बीता इस आंदोलन को और लंबे समय से किसानों ने संघर्ष किया, हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना किया, तपती धूप का सामना किया और बरसात का भी सामना किया। ऐसे में कह सकते हैं जो संघर्ष किसानों की तरफ से किया गया, उसका नतीजा, उसका फल जो है वो बेहद सुखद रहा और जिन मांगों को लेकर किसान आंदोलन के लिए बैठे थे वो मांग पूरी हो चुकी है। लाजपत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज तमाम जो किसान हैं वो बॉर्डर से हटेंगे और घर वापसी के लिए वो तैयार होंगे, तो ऐसे में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? जी देखिए मोनिका, सोनीपत सिंघू कुंडली बॉर्डर की हम बात करें तो यहाँ पर किसानों ने अपना सामान समेटना है वो शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब सोनीपत जो ईस्टर्न तक जो सिंघू कुंडली बॉर्डर है वहां तक जाम है और लगातार वाहन चालकों को हरियाणा पुलिस, सोनीपत पुलिस ये कह रही कि आप अगर आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाना है तो आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का प्रयोग करें ताकि जाम की स्थिति से हरियाणा पुलिस, सोनीपत पुलिस है वो निपट सके। उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात और मैं आपको बता दूं मोनिका, अपने दर्शकों को बता दूं, 9 बजे किसानों का फतेह मार्च होगा। उससे पहले जो किसान है वो जोरों शोरों से घर जाने की तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। अपनी झोपड़ियों से और टेंटों से सामान है वो ट्रैक्टरों और ट्रकों में लोड वो कर रहे हैं ताकि 9 बजे होने वाले फतेह मार्च का वो हिस्सा बन सके और एक ऐतिहासिक जो जीत है किसानों की उसका वो भागीदारी उसमें दे सके। जी मोनिका, जानकारी के लिए तो घर वापसी में जुटे किसान अपना सामान उन्होंने समेटना शुरू कर दिया है। खुशी खुशी अपने घर वापस लौटेंगे। आज लंबा समय इस किसान आंदोलन को हुआ और आखिरकार एक सुखद अंत इस आंदोलन का। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कुरुक्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सुबह करीब 10 बजे नई दिल्ली से हवाई मार्ग से रवाना होंगे और करीब सुबह 10:30 बजे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सड़क मार्ग के जरिए करीब सुबह 11:30 बजे कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञान संस्थान पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करीब दोपहर 2 बजे के यूके ऑडिटोरियम में आयोजित इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसके बाद वो करीब शाम 5:15 बजे महाआरती में भी हिस्सा लेंगे और शाम 6 बजे पुरुषोत्तम बाग में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सहित प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री भी कई जो है वो गीता महोत्सव के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कुरुक्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सुबह करीब
10 बजे नई दिल्ली से हवाई मार्ग से रवाना होंगे और करीब सुबह 10:30 बजे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सड़क मार्ग के जरिए करीब सुबह 11:30 बजे कुरुक्षेत्र स्थित गीता का ज्ञान संस्थान पहुंचेंगे। विनोद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका क्या कुछ महत्वपूर्ण शेड्यूल रहने वाला है? आज का क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज के? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओम बिरला जो विधानसभा स्पीकर है वो आज सुबह दिल्ली से रवाना होंगे और वो करीब 10:30 बजे करीब अंबाला एयर स्टेशन पर पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे और करीब 11:30 बजे के बाद 11 बजे गीता ज्ञान संस्थानों में वो पहुंचेंगे और जहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके ऊपर वो हरियाणा पेवेलियन में भी जाएंगे और उसके साथ ही उन्होंने क्योंकि 2 बजे का इंटरनेशनल सेमिनार जो चल रहा था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गीता के ऊपर, उसका समापन होगा। उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के साथ वो इंटरनेशनल सेमिनार में शामिल होंगे। इसके साथ ही वो कुरुक्षेत्र का जो गीता का विशेष स्थान है, गीता का साक्षी है ज्योतिसर, जहाँ भगवान श्री ने कृष्ण गीता का संदेश दिया है, तो वो ज्योतिसर में भी जाएंगे। ज्योतिसर में के उपरांत वो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आएंगे। ब्रह्म सरोवर पर वो हरियाणा पेवेलियन के साथ साथ वो शाम की आरती में भी शामिल होंगे और जो ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती का मेला चल रहा है उसका भी वो अवलोकन करेंगे। बिल्कुल विनोद, कुल मिलाकर आज का जो शेड्यूल है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। जी, आज संभवतः जो हमारे पास जो कार्यक्रमों की लिस्ट आई है, ऐसा माना जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर और जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता और उनके साथ अन्य कैबिनेट मंत्री और अन्य बड़े प्रशासनिक अधिकारी कुरुक्षेत्र में रहेंगे और ऐसे में आज गीता जयंती महोत्सव के विभिन्न जो कार्यक्रम है उनको विधानसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर के साथ जुड़े हुए। चलिए, शुक्रिया आपका विनोद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झज्जर में आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। झज्जर जिला सचिवालय पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स महिलाओं का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। झज्जर से है खबर, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो धरने पर बैठी है और आंगनवाड़ी वर्कर्स सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। झज्जर जिला सचिवालय पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स महिलाओं का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी समस्याओं को सुने। सुमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, काफी समय हो गया है अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो धरने पर बैठी हैं। क्या उनका कहना है और क्या दिख रहा है भविष्य इस धरने का? क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा अब तक आया इनसे बातचीत करने के लिए? देखिए मनीष, आपको बता दें कि 3 दिन से जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स महिलाएं जो है सचिवालय पर अपना धरना प्रदर्शन दे रही है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कल जो है मंत्री ओम प्रकाश यादव यहाँ पर ग्रीवेंस मीटिंग की बैठक लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे। उनसे भी यहाँ पर वो मिले हैं और उनका रास्ता भी रोका गया था। फिर बाद में उन्हें ग्रीवेंस मीटिंग के अंदर ही उनको बुला लिया गया था और उनको मंत्री ने अपनी राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि भी दी गई थी और उन्होंने मंत्री ने कहा था कि भी तुम्हारी बातें जो है आगे मैं मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का काम करूंगा। तो उसके आश्वासन से उन्होंने रास्ता तो खोल दिया था, पर लेकिन जो है उनकी जो मांग है पक्के होने की मांग है और सरकारी के समान जो वेतन दिया जाए। और जब तक ये सरकार जो है जो मांगों को पूरा नहीं करेगी तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल जो है अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर सचिवालय पर ही
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा भर में जो है महिला प्रदर्शन, महिला आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है सचिवालय पर धरना दे रही है। जी मोनिका, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सुमित, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है, तो क्या किसी तरह की कोई डेडलाइन दी गई है कि आपकी समस्या को अब जो है वो सुलझा दिया जाएगा? क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स के जो तेवर है उनका साफ तौर पर कहना है कि मांगे पूरी होनी चाहिए, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जी मोनिका, बिल्कुल साफ तौर पर जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। फिलहाल जो मुख्यमंत्री है वो इनसे बातचीत करे, और बातचीत नहीं, पहले भी इन्होंने अपने मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया था मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन इनकी बात नहीं बनी थी। तो लंबा समय हो गया, लंबा समय बीत जाने के कारण अब इनका कहना है कि हमें लिखित में चाहिए। जैसे किसानों को लिखित में दिया है तो वैसे ही हमें भी लिखित में चाहिए, तब जाके हम धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। फिलहाल जो है धरना प्रदर्शन झज्जर सचिवालय पर जारी है। जी मोनिका, बिल्कुल। इस धरने प्रदर्शन की वजह से क्या सुमित आम जनता को किसी तरह की कोई समस्या हो रही है? नहीं, फिलहाल जो है सचिवालय के सामने ही एक पार्क है, उसमें अपना धरना प्रदर्शन जारी है। तो और आने जाने वाले लोग भी वहां पर इकट्ठा होकर देखते हैं कि जो महिलाएं हैं सर्दी ठिठुरती खंड में जो है महिलाएं अपने मांगों को लेकर विरोध कर रही है सरकार के खिलाफ। फिलहाल जो है प्रशासन को जैसे गाइडलाइन ऊपर से मिलेगी उसी के आधार पर वो उनकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका सुमित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। अब बात करेंगे भवानी खेड़ा की, जहां पर भवानी खेड़ा में खाद की समस्या लगातार बनी हुई है, जहां यूरिया खाद लेने के लिए किसान लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। वहीं भवानी खेड़ा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के बाहर खाद लेने के इंतजार में महिलाएं भी लाइन में लगी नजर आई। किसानों का कहना है कि वो 3 से 4 दिन से यूरिया खाद लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन टोकन कटने के पश्चात भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आजकल आने का आश्वासन कर्मचारी जो है वो देते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलने से हर रोज किसान परेशान हो रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं भवानी खेड़ा की, जहां पर किस तरीके से यूरिया खाद लेने के लिए किसान परेशान है, लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। किसानों का आरोप भी है अधिकारियों पर। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, यूरिया खाद के लिए बेहद परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं किसान, लेकिन बावजूद इसके इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। खाद की किल्लत से निजात किसानों को कब मिलेगी, लगातार किसान ये सवाल सरकार से कर रहे हैं। संजय कौशिक भवानी खेड़ा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, काफी लंबे समय से यूरिया खाद के लिए किसान परेशान है, लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, आखिर क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से इनकी समस्याओं को सुना नहीं जाता है? जी मोनिका, बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों पहले डीएपी की किल्लत रही, जबकि यूरिया उस समय सही थी, और अब जब यूरिया खेतों में डालने का समय आया है तब यूरिया की किल्लत लगातार बनी हुई है। और जो सोसाइटीज हैं जहां खाद वितरित की जाती है वहां पर लंबी लंबी लाइनें किसानों की देखी जा रही हैं, क्योंकि अभी जो यूरिया डालने का समय आया है खेतों में तो उसकी किल्लत बन गई है। जी संजय, किसानों का क्या कहना है जिस तरीके से वो समस्या का सामना कर रहे हैं? यूरिया खाद की किल्लत जो है इसकी समस्या नहीं सुलझ पा रही है, तो अब क्या कोई कदम उठाएंगे किसान जिससे कि सरकार उनकी सुने, प्रशासन उनकी सुने? जी, किसान जो है प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस तरह से पहले डीएपी का जब समय था खेतों में डालने का, तब डीएपी की किल्लत चल गई, और अब जो यूरिया डालने का समय है तो अभी किसानों को उसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो एक एक दिन फसलों में यूरिया डालने का समय जो है व्यतीत हो रहा है, उसी तरह फसलों में भी फर्क पड़ रहा है, और किसान इसलिए बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं इस किल्लत को खत्म किया जाए। क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है अभी किसानों को?
जी, प्रशासन की तरफ से अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। प्रशासन बार बार यही आश्वासन दे रहा है कि हम किल्लत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किल्लत लगातार बनी हुई है। अब भी लंबी लंबी लाइनें किसानों की देखी जा रही हैं सोसाइटीज पे जहां खाद वितरित की जाती है। चलिए, शुक्रिया आपका संजय तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो भवानी खेड़ा का ये मामला जहां पर यूरिया खाद के लिए किसान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगते हुए नजर आ रहे हैं।